बाजारों में आज है सुस्ती के संकेत और हफ्ते के आखिरी दिन बड़े उतार चढ़ाव भरे हफ्ते के बाद बड़ा सवाल ये कि क्या आज क्लोजिंग फिर से हम 18,000 के ऊपर देख पाएंगे। तो शुरुआत के बाद पहले गिरेंगे या उठेंगे और रेंज क्या होगी, ट्रेड क्या होगा, इन सभी पर रहेगा खास फोकस। आज एक बार फिर उदयपुर से मैं हूं आपके साथ अनिल सिंह भी, और मुंबई स्टूडियो में मैं हूं दीपांशु भंडारी। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। अनिल जी, भारी एक्शन पैक्ड हफ्ता रहा है, ढेरों इवेंट, ढेरों नतीजों पर करना पड़ा है फोकस। एक और बातें क्या है? बिल्कुल दीप, और सुस्ती वाले संकेत ज़्यादा हैं। अमेरिका में गिरावट हुई है, लेकिन 125 पॉइंट की आपको तो पता ही है, 550 पॉइंट तक की गिरावट हम झेल गए, तो 125 पॉइंट की से तो डर भी नहीं लगता। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि लगातार चौथे दिन अमेरिकी बाजार गिरते हुए नजर आए हैं, और गिरने की एक वजह यह भी है कि डॉलर इंडेक्स धीरे धीरे ऊपर जाते हुए अब 2 हफ्तों की ऊंचाइयों पर 113 के ऊपर निकलता हुआ। थोड़े समय पहले आपने इसको 110 के आसपास और हल्का नीचे भी देखा था। निफ्टी के आज 3 कंपनियों के नतीजे आएंगे, तो वायदा कारोबार के 8 कंपनियों के यानी कि रिजल्ट के लिहाज से आज है बिजी डे। दिन भर आपको हम रखेंगे व्यस्त। कल आए नतीजों का भी एक्शन रहेगा, कुछ बेहतरीन नतीजे आए, इनफैक्ट ज़्यादातर नतीजे वायदा कारोबार के हैं वो आपको अच्छी तरफ नजर आएंगे, उनका भी करेंगे विश्लेषण। तो ये हैं सारे ट्रेडर्स जिनके दम पर आइए आज करते हैं ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत। ओके, तो चलिए, ढेरों संकेत हैं जहां पर हमें रखनी है नजर, कई सारी चीजों पर फोकस करना है अनिल जी। बट एक जो ये आपने बात कही, ग्लोबली सुस्ती का माहौल है। इस पूरे हफ्ते हमने ग्लोबली सुस्ती का माहौल देखा, बड़े सेंट्रल बैंक के एक्शन हुए और 4 दिनों से यूएस गिर रहा है। हालांकि भारी गिरावट नहीं हुई है, थोड़ा 550 पॉइंट की जो हमने गिरावट देखी थी वो एक बड़ी थी, बट धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं बाजार। कैसे समझना है सर इस ग्लोबल एक्शन को, और स्पेशली ये जो सेंट्रल बैंक्स की कमेंट्री आ रही है, क्या ये वापस थोड़ा लड़खड़ा सकती है इस एक्शन को? बहुत डरा रहे हैं दीप, ये सारे के सारे मिलके बहुत डरा रहे हैं। कुछ तो बोल के डरा रहे हैं, कुछ बिना बोले ही डरा रहे हैं। जो बोल के डराने वालों की शुरुआत फिर से ना ये पावेल साहब ने की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे तीखा सवाल पूछ लिया और मतलब उखड़ गए, और जितना भला बुरा वो कह सकते थे उन्होंने कहा। कमोबेश कल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी यही काम किया है, वहाँ से भी जो संकेत आए वो भी मतलब बहुत ही खराब है। आप सोचिए, इतनी ब्याज दरें बढ़ाने के बाद, और 0.5% तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने लाइफ में पहली बार बढ़ाई है, उसके बावजूद वो कहते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। गजब है भाई, मतलब ब्याज दरें बढ़ाने के बावजूद इन्फ्लेशन में कमी के संकेत नहीं। अगला टारगेट 11% का है। अच्छा, उनका बढ़ रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में बाकी सबका बहुत तेजी से घट जाएगा। तो मुझे टेंशन उनकी कम है, बाकी सबकी हमारी ज़्यादा है कि अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड को और बढ़ने का डर है तो फिर अमेरिका में कब और कैसे घटेंगे। चलो, हमें फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, वो उनके हिसाब से जो कंट्रोल में करना हो करेंगे। लेकिन इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये तो दिक्कत फिर आपको सब जगह आनी है। तो अमेरिका में भी फिर इस लिहाज से तो बहुत जल्दी इन्फ्लेशन नहीं घटेगा। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बात, उन्होंने रेसेशन बड़ा लंबा चलेगा ये भी कहा है, तो वो एक दूसरी बात है कि बड़ा और लंबा चलने वाला मामला है। यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी से खत्म नहीं होने वाली, ये सेंट्रल बैंक्स के एक्शन से, बोलने से नजर आ रहा है। अब देखिए, सेंट्रल बैंक को तो वही बताना है जो उन्हें दिख रहा है या जो उन्हें लगता है, राइट। मार्केट अपनी जगह है और सेंट्रल बैंक्स का, सरकारों का असेसमेंट अपनी जगह है। तो 2 बड़े बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स, अमेरिकी फेड और बैंक ऑफ इंग्लैंड, दोनों ने अपनी अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे दिए। हमारे यहाँ कल एमपीसी की बैठक हुई है। अब एमपीसी की बैठक में कल तो सिंपल सा था कि एक रिपोर्ट बनी और वो रिपोर्ट सरकार को गई है, महंगाई को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, ब्याज दरों को लेकर, जो भी आउटलुक एमपीसी का बना है वो आगे गया है। लेकिन हमारे यहाँ भले ही स्टेटमेंट ना आए हो, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे गवर्नर साहब, हमारा आरबीआई, हमारा सेंट्रल बैंक उतना मुखर और प्रखर नहीं है बोलने के मामले में जितना कि वहाँ के हैं, और कभी भी स्टेटमेंट नहीं भी देते। अगर पॉलिसी की मीटिंग होती है और उसके बाद नॉर्मल मीटिंग होती है तब करते तो अलग बात है। लेकिन एक बात तो है ना, तो चिंता तो उनको भी है, राइट, तभी तो वो सारा का सारा एक्शन ले रहे हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा सेंट्रल बैंक्स का एक्शन जो है ना, वो वापस है ना आपके लिए थोड़ा सा चिंता की बात कर रहा है। तो एक बार आपके लिए रिस्क थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि सवाल ये नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, सवाल ये है कि उन्हें अभी भी बेहतर होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। और ऐसे में आप थोड़ा आगे के लिए समय, कुछ और समय तक, कुछ लंबे समय तक मुश्किल समय देख सकते हैं। तो थोड़ा मुश्किल समय आ सकता है, क्योंकि हम ये ग्लोबल सेंट्रल बैंक का एक्शन और स्पेशली जो कमेंट्री आ रही है वो परेशानजनक है।
हमें क्या ध्यान रखना है सर, क्योंकि ये अगर आप ग्लोबल सेंट्रल बैंक का एक्शन देखें, कल एक मैसेज काफ़ी वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, हमने भी फिर लेवल्स मैच किए और निकाले कि कब कब फेड की दरें बढ़ोतरी हुई और हमारे बाजारों का रिएक्शन कैसा रहा है। और लास्ट 4 रेट हाइक्स में तो अनिल जी हमने देखा हमारे बाजार लगातार ऊपर जा रहे हैं। मतलब हर तरह से ये बड़ी रेट हाइक्स जितनी भी आ रही हैं उसको तो हम इग्नोर कर रहे हैं। इसको कैसे समझना है सर? दीप, दो तरीके से इसको देखना है। पहली चीज़ तो है कि कई बार ऐसे देखिए, रिसर्च काफ़ी लोग करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, अपने तरीके से करते हैं। हमारे पास ट्वीट्स भी आते हैं, फॉरवर्ड मैसेज भी आते हैं, लेकिन मेरी जैसी आदत है, मैं आम तौर पर कभी कभी मैं भी अति उत्साहित होकर एक बार वैसे का वैसा बोल दूं कर दूं, वो एक अलग बात है। बट अदरवाइज जनरली हम ट्रैक करके, जहाँ पर फैक्ट्स फिगर्स का मामला है जो इजीली ट्रैक किए जा सकते हैं, वो करके मैं देखता हूँ। तो अब तक अमेरिका में 6 बार रेट हाइक हुई है, राइट। पहली हुई थी 17 मार्च 2022 को, तब आपका निफ्टी का लेवल था 17,287 का, 17,287। उसके बाद जो 5 मई को हुई है, और 5 मई को आप थोड़ा नीचे थे वहाँ से, करीबन 600-700 पॉइंट नीचे से 16,682। उसके बाद से लगातार जो 4 हाइक हुई हैं, 16 जून, 27 जुलाई, 21 सितंबर और 2 नवंबर, और ये चारों मार पौन परसेंट हुई है। ये पहले जो हुई थी, सबसे पहले 1/4%, बाद में ½ %। उसके बाद जो 4 हाइक हुई है, चारों हाइक में आप ये देखिए कि पौन परसेंट हुई। सो इफेक्टिवली अगर आप देखें तो 5 मई को 16,682 का ही निफ्टी थी, तब रेट हाइक हुई ½ %, और उसके बाद 4 बार और बढ़ी। तब से निफ्टी का लेवल हर हाइक के बाद ऊपर वाला लेवल दिखा है। तो ये इंटरेस्टिंग डेटा है, यानी कि 5 रेट हाइक पर भी निफ्टी अब वहां से नीचे जाने के बजाय हर रेट हाइक पर हायर साइड पर है। अब अगली पॉलिसी होगी दिसंबर में, लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि हम 18,082 पर अभी हैं, 18,050 पर हैं। अब कहाँ होंगे, 18,500 होंगे, 19,000 होंगे, भगवान जाने, जो भी होंगे, जहाँ भी होंगे। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि अमेरिका की ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद भारतीय बाजार मजबूत है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है। तो कई बार ये होता है ना कि जो डर होता है, बड़ा डर होता है, लेकिन इसमें बजाय ये समझने की कि किस लेवल पर बाजार हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, इसमें जो एक बाजार की मानसिकता और साइकोलॉजी है, वो समझने की जरूरत है। और वो ये कि जो चीज़ बाजार को पता है, उस पर रिएक्शन बाजार का आता नहीं है, या आता है तो बहुत लिमिटेड आता है। कि आप सबको पता है कि ब्याज दरें बढ़ने वाली है, जमकर बढ़ने वाली है, अगले मार्च तक बढ़ेगी, और बार बार पौन %, ½ % से ज़्यादा बढ़ेगी। तो वो जो पता है, उस चीज़ पर बाजार का रिएक्शन नेगेटिव नहीं है। बाजार का रिएक्शन नेगेटिव उस चीज़ पर आता है जो नहीं पता है। तो आई थिंक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये डेटा अच्छे हैं कि सारी नेगेटिव खबरों के बावजूद हम ऊपर जा रहे हैं। और आप देखिए, हर एक रेट हाइक के वक्त बाजार पिछले लेवल से ऊपर दिखते हैं। तो दिसंबर में भी हम उम्मीद करें कि लाइफ टाइम हाई के आसपास ऊपर हो। क्या कहने, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। हिस्ट्री तो यही कह रही है दीप। बिल्कुल, और जो टेक्निकल एनालिस्ट कहते भी हैं कि अगर ट्रेंड आपका एक तरफ का जा रहा है तो फिर आप उसके विपरीत क्यों बेट करेंगे। तो चलिए, ये तो इंटरेस्टिंग मूव रही है। एब्सोल्युटली। अनिल जी, इसी इनफैक्ट इसी लाइन पर आपसे अगला सवाल भी था। ये तो चले एक पोजिशनल बात हो गई या एक ट्रेंड जो अभी दिख रहा है उसकी बात हो गई, बट हमारे बाजार के लिए अब क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? 4 दिन अमेरिकी बाजार गिरे, हमने हार्डली रिएक्ट करा है। जैसा आप भी कह रहे थे, 500 पॉइंट की गिरावट पर हम नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, आज 150 पॉइंट की गिरावट पर भी नहीं रिएक्ट कर रहे हैं। आगे भी क्या हम होल्ड आउट करते रहेंगे अगर ये सेंट्रल बैंक कमेंट्री ऐसी आती रही या ग्लोबल बाजार कमजोर होते रहे? और कुछ समय पहले आपने कहा था कि हमारे बाजार अब नए हाई की तरफ तो डायरेक्शन चूज कर रहे हैं, बट एक डिप हमारे बाजार में भी आना जरूरी है, आपको दिख रहा है आ सकता है। कैसे होगा ये एक्शन सर, जरा बताइए। आप बार बार हर रोज है ना मेरे से वो डिप वाली बात पूछवा ही लेते हो, कहीं कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली दीप। सो दो चीज़ें हैं। पहले आपके सवाल के पहले पोर्शन का जवाब पहले दे दूं कि हमारे बाजार क्यों नहीं गिर रहे हैं। 4 दिन से अमेरिका गिर रहा है। इस पॉलिसी से ठीक पहले अमेरिकी बाजार 6-7 दिन, इनफैक्ट 8 में से 7 दिन मजबूत थे, राइट। और उस समय हम बढ़ नहीं रहे थे। तब हमारी परेशानी ये थी, आप और हम ये डिस्कस करते थे, यार सब कुछ ठीक है, हम बढ़ ही नहीं रहे। रोज ऊपर खुलते सप्लाई आ जाती है, एसजीएक्स निफ्टी मजबूत दिखाता है, गैप से खुलते हैं नीचे आ जाते हैं। इस फेड की मीटिंग में जाने के पहले जितनी मजबूती के साथ अमेरिकी बाजार गए, उतने हम नहीं गए। हम पहले से आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, बिल्कुल दिखा रहे थे, और हमने डिस्कस भी किया, आपको याद होगा कि शायद इस बार हमारी परफॉर्मेंस
बाहर के मुकाबले में ज़्यादा नहीं आ रही, उसकी वजह हमारी करेंसी थी। रुपया जिस तरह से घटा था, क्योंकि आमतौर पर रुपया दूसरी करेंसी के मुकाबले में डॉलर से कम घट रहा था, लेकिन पिछले 10-15 दिनों में रुपया भी उतना ही गिर रहा है डॉलर के सामने जितनी दूसरी करेंसी गिरी है। और शायद ये वजह थी कि भारतीय बाजार उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाया जब अमेरिका में तेजी हुई। अब उसका फ़ायदा हम ले रहे हैं। अब जब अमेरिका 4 दिनों से कमज़ोर हो रहा है, तो चूंकि हम तो फेड पॉलिसी के पहले ज़्यादा बढ़े ही नहीं, राइट, इसलिए हम घट भी नहीं रहे। तो पहले सवाल का जवाब तो ये। दूसरा सवाल कि क्या हमारा करेक्शन पूरा हो गया? सो इसमें मेरा जवाब ये होगा ना। हो गया हो बहुत अच्छी बात है, और नीचे न जाए, इससे बढ़िया खुशी की बात हो नहीं सकती। और मैं तो हमेशा, आप जानते हैं कि ज़्यादातर वक्त पहली खुशी तो मुझे ये होती है, तेजी हो या मंदी, अगर मेरा विश्लेषण और मेरा डायरेक्शन सही मिले तो मुझे ज़्यादा खुशी है कि भाई जो भी हुआ, मार्केट को तो जो करना है वो करेगा, हम तो डिसाइड नहीं कर सकते, हमारे बोलने से होता नहीं है। लेकिन अगर हमने सही तरीके से भांप लिया कि आज मार्केट को ऊपर जाना, नीचे जाना, ये लेवल्स अगर वो सही निकल गए, हमारा काम हो गया। करेक्ट। दूसरी चीज़, अगर एनालिसिस गलत होना ही है और गलत साइड में जाना है तो तेजी की तरफ हो तो ज़्यादा बढ़िया है, तेजी हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। सो मैं तो चाहता हूँ कि करेक्शन ज़्यादा ना हो, अगर यहीं से घूम जाए बहुत अच्छी बात है। कल एक बढ़िया करेक्शन का दिन हो सकता था, लेकिन हम 17,950 के नीचे ही नहीं गए। मुझे चाहिए वो एक लेवल अगर आ जाए ना दीप, 17,835 से 17,900 का, तो फिर मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आपको कह सकता हूँ कि हाँ, अब खरीदने में रिस्क कम है। खत्म तो कभी नहीं होती लाइफ में रिस्क, जब भी आप खरीदेंगे रिस्क तो रहेगी। सो वो जो गैप है वो फिलअप करने के लिए कल बहुत अच्छा समय था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हम गए नहीं। सो एक वो रिस्क हल्की सी रहती है। अब वो आएगा नहीं आएगा ना आपको पता है ना मुझे पता, तो उसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि आपकी जो भी तेजी की पोजीशन है, चाहे वो आपने डे ट्रेड लिया है, चाहे आपने एक आध दिन के लिए लिया है बीटीएसटी के तौर पर, या हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए काम का नहीं है एनालिसिस, ये हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते का जो व्यू लेकर चले। आप ये मान के चलो कि एक बार कभी भी बाजार 17,800 से 17,900 की रेंज में आएगा, और अगर आएगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, और मेरा रिस्क मैनेजमेंट भी उस हिसाब से है कि मुझे पोजीशन कितनी रखनी है। करेक्ट। अचानक से सपोज किसी दिन बाजार एकदम गैप से नीचे खुला, ठीक है, और वहाँ पर आया, आपका करेक्शन पूरा हो गया, फिर वापस लीजिए। सो वो अगर आपके दिमाग में सेट है कि प्रिसाइजली, तो मैंने बताया लेवल 17,835 17,900 जो गैप जहाँ छूटा हुआ है वहाँ आ जाए, उस रेंज में आ जाए, तो आपका करेक्शन पूरा हो जाएगा, फिर वापस बढ़ जाएंगे। नॉट नेसेसरी कि हम जो सोचे हमेशा बाजार वही करे, नहीं आया तब भी कोई बात नहीं। सो अगर आप फ्रेंकली मुझे पूछेंगे, मैं करेक्शन पूरा हो गया इसका जवाब कॉन्फिडेंटली कंफर्टेबली तब दे सकता था जब इस रेंज में आ जाता है। नहीं आया तो थोड़ा सा एक रिस्क हमेशा रहती है, उस रिस्क को आप मैनेज करके चलें, बट अदरवाइज अनडाउटेडली हमारे बाजार बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दीप, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप नोट करिए, बाजार में एक बहुत बढ़िया काम हो रहा है। पिछले 4-5 दिनों में हम ज़्यादा बढ़े नहीं हैं, लेकिन नहीं बढ़ने के बावजूद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ जो हो रही है वो आप देखिए, कोई है जो बाजार का मूड ठीक करने के लिए बैठा हुआ है, हमारे अलावा, आपके मेरे अलावा है ना। किसी दिन आप रिलायंस को लीडरशिप लेते हुए देखेंगे, करेक्ट, कभी आपको निफ्टी ज़्यादा मजबूत नजर आएगा, किसी दिन आपको बैंक निफ्टी कल की तरह अचानक से 1-2 दिनों से सुस्त होने के बाद वो तेजी से बढ़ जाता है, निफ्टी लाल निशान में बंद हो रहा है, बैंक निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है। सो इसका मतलब बाजार का सेंटीमेंट और मूड ठीक रखने के लिए कुछ ना कुछ चल रहा है, इसलिए आपके लिए डाउन साइड रिस्क लिमिटेड है, कम है, नहीं के बराबर है। क्योंकि अगर आप 18,050 पर हैं और 17,800 यानी कि 250 पॉइंट, यानी कि 1.25% की रिस्क, अब इतनी नहीं लेके चलेंगे तो फिर तो एफडी में और मार्केट में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना दीप। सो आई थिंक कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस रेंज में आ जाए 17,800 17,900 की रेंज में, हेल्दी करेक्शन कंप्लीट होगा, आप और कॉन्फिडेंटली बढ़ पाएंगे। अदरवाइज एक मन में रिस्क लेके बढ़ेंगे, बढ़ना तो है ही जी, बढ़ना तो है ही। अब थोड़ा रिस्क हो गया, हल्का सा डिप आ गया, फिर बढ़ेंगे, या फिर जो एक्शन बरकरार है वहां से बढ़ेंगे, वही आपको देखना है। रिस्क भी ज़्यादा नहीं है, जैसे अनिल जी कह रहे हैं, 1-1.5%, 200-250 पॉइंट, वो तो हम बचा सकते हैं। चलिए सर, फिर आज का एक्शन समझते हैं। थोड़ी देर में आपसे कुछ स्टॉक्स पर भी करनी है चर्चा, बट आज का सेटअप समझाइए सर। आज के सेटअप में पहले तो मैं आपको ट्रिगर्स बता दूं आज के, कि ट्रिगर्स कौन कौन से हैं। तो ग्लोबल ट्रिगर्स नेगेटिव साइड पे, न्यूट्रल से नेगेटिव आप मान सकते हैं, है तो नेगेटिव ही, क्योंकि हम बंद नीचे हुए और कल भारतीय बाजार जब बंद हुए थे तब हम बिल्कुल एकदम क्या कहना चाहिए, फ्लैट थे, न ऊपर न नीचे। सो उस हिसाब से हल्के नेगेटिव हैं ग्लोबल संकेत।
इनफैक्ट मैं बताऊं दीप, कल और आज के संकेतों में कोई फर्क नहीं, सेम प्लेट है। एफ आई न्यूट्रल है, डी आई नेगेटिव है, एफ एन ओ न्यूट्रल है, सेंटीमेंट न्यूट्रल है। मेरा तो पॉजिटिव है, लेकिन चूंकि बाकी मेरे अकेले के सेंटीमेंट से काम नहीं चलता, सबका देख के मिलाकर देखें तो न्यूट्रल है, ट्रेंड पॉजिटिव है। अब आइए बढ़ते हैं आगे। निफ्टी सपोर्ट जोन 17,950 18,000, ये आज के लिए है मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। कल का लो 17,960 के आसपास का है, ये आपके लिए सपोर्ट जोन हो गया। इसके नीचे वही अपनी रेंज 17,835 17,900 ये आ गया, तो स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। आंख बंद करके बिना किसी के इन्विटेशन का इंतजार किए ले लेना है, बस सिंपल सी बात है। ऊपर 18,100 18,150 ये खरीदने की ये थोड़ी बहुत रुकावट की जगह है, यहाँ पहुंचकर हम देखेंगे। 18,175 18,225 ये स्ट्रॉन्ग सेल जोन बनेगा। स्ट्रॉन्ग सेल जोन तो नहीं, प्रॉफिट बुकिंग जोन इसको मान सकते हो, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की राय होगी आपके लिए। बैंक निफ्टी 41,025 41,100 125 ये पहला सपोर्ट जोन है आपके लिए। 41,025 41,100, इसके नीचे जो मजबूत स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, ब्लाइंड बाय जोन है, वो 40,775 से 40,850। और दीप कल भी देखिए आपने लो बनाया है 40,819 का, एग्जैक्टली 40,775 850 की रेंज से वहीं से घुमाया। आपको याद होगा कल हमने जो स्ट्रेटेजी दी थी खरीदने और बेचने की, तो मैंने ये कहा था कि सबसे बेस्ट ये है, अगर ये आ जाए बैंक निफ्टी तो यहाँ पर बहुत बढ़िया मौका मिलेगा खरीदारी करने का। और बैंक निफ्टी ने ओबलाइज किया, ओबलाइज भी ऐसा किया, पैसे कल के कल बन गए। नहीं तो क्या होता है, आप लो और एक आध दो दिन इंतजार करना पड़ता है। आजकल के मूड माहौल में ना कोई ओवरनाइट इतना इंतजार करने की इच्छा रखता नहीं है, राइट। सो अगर कल ही आपने खरीदा हो, सोचो 800 900 के आसपास 850 के आसपास है, आप एंट्री मारे और उसी दिन आपको 41,400 मिल जाए, 500 पॉइंट एकदम स्ट्रेट, मज़े ही आ जाए। सो आज फिर से अगर इस रेंज में आता है तो ले ही लेना है, कोई चिंता की बात नहीं। ऊपर कितना जा सकते हैं, 41,575 41,475 525 पहली हल्की फुल्की रुकावट की जगह, 41,675 41,825 प्रॉफिट बुकिंग सेल जोन बनेगा आपके लिए। 41,840 का लाइफ हाई है, पार करेंगे तो फिर नए जोन में पहुंच जाएंगे। उसके लिए हमें शायद अगले हफ्ते इंतजार करना पड़े, आज होता ना दिखे, पॉसिबल है। बैंक निफ्टी का भी सिस्टम दीप आजकल ऐसा ही है, एक दिन चलता है, फिर एक आध दो दिन आराम करता है, फिर वापस से इसको समझ में आता है अगर मुझे चलना है, फिर चलता है। हो सकता है आज बैंक निफ्टी कि भाई ठीक है, 1 या 1.5 दिन की तेज़ी दिखा के, मतलब लीडरशिप तेज़ी तो ही है, लीडरशिप दिखा के निफ्टी को बैटन दे दे, अब आप करिए। सो क्योंकि आप तब 41,500 के आसपास पहुंच भी जाएंगे, और ये वो लेवल है जहां बार बार रुकावट आ रही है 41,300 से 41,500 की रेंज में। तो अगर देखते हैं 575 675 825 प्रॉफिट बुकिंग सेल जोन। सपोर्ट लेवल्स पहला है 18,050 पे बंद हुए, 18,000 17,975 17,900, और इसके अलावा 17,835 17,815 ये सारे लेवल्स हैं निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर। और इसमें चाहे तो एक बीच में 17,950 भी घुसा सकते हैं, जो कल के लोअर लेवल के आसपास का है। तो 17,975 17,950 बेसिकली हर 25-50 पॉइंट पर सपोर्ट आ रहा है निफ्टी में। ऊपर की तरफ 18,075 18,102 छोटे लेवल हैं, 150 175 दो मीडियम लेवल है, 200 और 265 फाइनल लेवल, जहां पर हम पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं अगले हफ्ते तक। बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल 41,300 पर आप बंद हुए, 41,200 125 और 41,025 तीन छोटे लेवल हैं, 40,850 और 40,775 मीडियम लेवल है, इसके नीचे की जरूरत नहीं है। हायर साइड पर 41,300 के ऊपर 41,425 41,475 525 तीन छोटे लेवल हैं, 675 और 825 तक के बड़े लेवल के लिए आपको करनी है, ऊपर नज़र रखनी है बैंक निफ्टी के हायर लेवल पे। जी जी ओके तो ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, आज के दिन के सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस जो बन रहे हैं। डेटा बताएं सर, थोड़ी एफआईएस की पोजीशनिंग कम हुई है, बट पुट कॉल रेशियो कल बढ़कर आया, एक्सपायरी भी थी हालांकि 65% से 59% रीजनेबली घटा है। इतना घटना बनता भी है दीप, क्योंकि देखिए एफआईएस की तरफ से पोजीशन ऑलरेडी हायर साइड पे, हम 2 दिनों से बात कर भी रहे हैं कि फेड की मीटिंग के पहले जो ग्लोबल मार्केट्स में तेज़ी बनी है उसमें जो देखते हुए उन्होंने थोड़ी सी अपनी पोजीशन लॉन्ग पोजीशन बढ़ा ली थी, और एक्सपायरी के बाद जो अक्टूबर महीने की एक्सपायरी थी उसके बाद थोड़ी सी उनकी शॉर्ट कवरिंग हो भी गई थी। तो अब थोड़ा सा घटा है, वो ठीक है, अच्छी बात है। पुट कॉल रेशियो 1.26 पर है, थोड़ा सा हायर साइड पर है। बैंक निफ्टी का भी थोड़ा हायर साइड पर है पुट कॉल रेशियो। तो यहाँ पर थोड़ा सा
ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना इसके दम पर बनती है। अलार्मिंग नहीं है, ओवरबॉट नहीं है, चिंता की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हायर साइड पर विक्स घटकर आया है इवेंट निकलने के बाद, ये एक अच्छा संकेत है। आइए स्टॉप लॉस तेजी की पोजीशन पर 17,950 डे स्टॉप लॉस होगा और क्लोजिंग बेसिस पर 18,000 के नीचे अगर आप बंद होते हैं, पिछले 4 सेशन से आप 18,000 को होल्ड कर रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पे, आज भी करना है। और अगर आज वीकली क्लोजिंग 18,000 के ऊपर मिलती है, ये और अच्छी बात मानी जाएगी। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस दूर दे रहा हूं 40,775 का, कल भी यही दिया था और आपका ट्रिगर नहीं हुआ, देखिए 40,820 से आप घूम गए। आज भी यही रखिए। दो तरीके हैं यहाँ पे, मैं आपको छूट देता हूं, या तो ये लगा लीजिए 40,775 या 41,000 का लगा लीजिए, 300 पॉइंट दूर है। उसके पहले कोई स्टॉप लॉस नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। छोटा लगाना है 41,000, आपकी मर्जी पर जो लगाना चाहे। और क्लोजिंग बेसिस पर भी आपको 41,000 रखना है, तो मैंने 25 पॉइंट नीचे करके 40,975 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस दे दिया। तो बेसिकली 41,000 आपका क्लोजिंग स्टॉप लॉस है और 40,800 राउंड फिगर में आपका इंट्राडे स्टॉप लॉस है, जिसमें आप चाहें तो इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी सुविधा, अपनी रिस्क के हिसाब से। शॉर्ट पोजीशन वही है अपना 18,200, 18,175 पर डबल टॉप बनाया हमने। 18,175 पार करके टिकेंगे और ऊपर बंद होंगे तो हम शॉर्ट काटने की सलाह देंगे। 18,200 आपके लिए स्टॉप लॉस है शॉर्ट साइड पे। और बैंक निफ्टी में होगा आपका स्टॉप लॉस 41,550, कल भी यही था, 475 से घूम गए, आज भी यही रहेगा। क्लोजिंग बेसिस पे भी 41,550। हाँ, क्लोजिंग बेसिस पे अगर किसी को छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो अगर आज आप फ्लैट बंद हो जाए, 1 पॉइंट ऊपर भी बंद हो जाए, काटना चाहें 41,300 के ऊपर, वीकली क्लोजिंग आपकी 41,300 होगी, आप चाहे तो काट भी सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। तो ये दोनों आपको सुविधा है, बट अदरवाइज 41,550। ओके, तो ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉसेस। ध्यान से रखिएगा, अपने रिस्क के हिसाब से आप इन पोजीशंस को मैनेज करें। नई पोजीशन सर? दीप, नई पोजीशन में निफ्टी खरीदे। बेस्ट प्लेस खरीदने के लिए जो सबसे बढ़िया जगह है, अगर आ जाए मौका तो छोड़ना ही है, 17,850, 17,950, प्रिसाइजली 17,835 होती है। मैं वहाँ तक का इंतज़ार नहीं करना चाहता, 800 से 50 से ही ले सकते हैं। 3 टुकड़ों में ले लीजिए, देखिए 950, 850, सॉरी 950, 900 और 850, इन 3 टुकड़ों में निफ्टी लीजिए। 17,800 का आपका स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा नीचे 17,775 खरीदने की राय है। टारगेट ऊपर के 18,000, 18,050, 18,075, 100, ये 4 टारगेट छोटे वाले हैं। 18,150, 18,175, जहाँ पर हमने डबल टॉप बनाया, तीसरा भी वहीं बनाने की राय, तो वहाँ पर खरीदारी करने की राय। अब आइए बिकवाली की राय, जो बैंक निफ्टी आपको, जो निफ्टी आपको बेचना है 18,150 से लेकर 18,200 की रेंज में आपको शॉर्ट करना है, क्योंकि 18,175 के आसपास हम पहुंचे हैं। क्लोजिंग जो इस रनअप में हमको बेस्ट मिली है वो 18,145 की मिली है, करेक्ट। तो इस रेंज में आपको बेचना है, 150 से 200 की रेंज में बेचिए। 300 का स्टॉप लॉस होगा, छोटा लगाना है तो आप 250 का लगा लो, आपकी मर्जी पर है, आप छोटा भी कर सकते हैं। टारगेट 18,100, 18,075 और 18,050, 3 छोटे टारगेट हैं। 18,000, 17,950 और 17,900 तक के टारगेट है। तो दो बहुत बड़ा ऊपर या नीचे दोनों तरफ दिख नहीं रहा दीप के, बेचेंगे तो भी को बहुत बड़ा लंबा चौड़ा 300 पॉइंट का मूव आ जाएगा, खरीदेंगे तो 300 पॉइंट बढ़ जाए। सो बेसिकली आज के सेटअप में जो दिख रहा है दीप वो ये कि 150 पॉइंट से ज़्यादा का मूव दिखाने के लिए निफ्टी, मतलब 1% प्लस 1% माइनस से ज़्यादा निफ्टी तैयार है नहीं जी। ओके, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के लिए जो निकल कर आ रहे हैं दोनों तरफ के। बैंक निफ्टी सर? बैंक निफ्टी खरीदना है। एक तो वो जो कल वाला था 40,775, 40,850 की रेंज में आए, तो अब वो आज तो लगता नहीं है क्योंकि आपने क्लोजिंग ही इतनी मजबूत दे दी कल। सो खरीदना है आपको 41,025, 41,125 की रेंज में, यहीं पर लेना शुरू कर दीजिए। स्टॉप लॉस वही रखेंगे 40,775 का। किसी को छोटा रखना है तो 40,950 का भी रख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो छोटा लगा लीजिए 40,950 का। आपको सेफ लगाना है तो 40,775 का अपनी रिस्क के हिसाब से लगाइए, क्योंकि अगर 40,800 के आसपास आता तो और लेना बनता है, इसलिए मैं स्टॉप लॉस दूर का दे रहा हूँ। लेकिन जिनको कम रिस्क के साथ लगाना है वो 40,950, 975 का भी लगा सकते हैं। टारगेट 41,200, 300, 2 छोटे टारगेट, 425, 475 और 525 मीडियम टारगेट, माफ कीजिएगा 41,675 और 41,825 बड़े टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। अब आइए बेचने की राय। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी बेचने की राय 41,475 कल का जो हाई है वहीं से मूड बनाएं, देखें माहौल देखें। अब समझो डाउ फ्यूचर्स 150 ऊपर हो गए तो फिर बेचने की हड़बड़ी और जल्दी मत करो, ठीक है। और अगर लग रहा है डाउ फ्यूचर्स 100-150 नीचे हो गए तो फिर आप 41,475 से भी बेचना शुरू कर सकते हो। तो जब भी
कोई भी एक्शन लेना है ना आपको, तो उस वक्त वो लेवल साथ में मिला के देखो। देखो, दो तरीके की चीज़ें होती है, एक तो स्ट्रॉन्ग बाय जोन और एक स्ट्रॉन्ग सेल जोन होता है। तो जब स्ट्रॉन्ग बाय जोन और स्ट्रॉन्ग सेल जोन में आए, तब वहां पर तो आपको कॉन्ट्रा कॉल लेना ही चाहिए। अदरवाइज जब रेंज दी जाती है, तो उस रेंज में आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है बैंक निफ्टी पर। समझो 41,475 पे बैंक निफ्टी पहुंच गया, अब आपकी शॉर्ट रेंज में आ गया, आपको लगता है अब रेंज, अब एक्शन लेना है। अब वहां पर डाउ फ्यूचर सुस्त है, ढीला है, ले लीजिए ट्रेड। और आपको लगता है ना ना ना, ये तो मजबूत है, नीचे नहीं हो रहा और बढ़ सकता है, तो फिर आप रुक कर बेचिए। ऊपर बेचना है लेकिन रुक कर। तो उस समय है ना, वो मतलब हलवा बना के देने के बाद खाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चम्मच लेके मुंह तक ले जाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। सो उस जगह ना आपको भी दिमाग लगाना है ट्रेड इनिशिएट करने के पहले, क्योंकि ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट टर्म में आप वहीं पर, क्योंकि मार्केट डायनामिक है, चीज़ें हर सेकंड बदलती है। सो उस वक्त का माहौल देखकर आपको रेंज की स्टार्टिंग में ले लेना है, रेंज के एंड में लेना है, ये आपको डिसाइड करना है। सो आज की रेंज है 475 से 675 की रेंज में आपको बैंक निफ्टी वहाँ बेचना है। 41,850 लाइफ टाइम हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। नीचे के जो टारगेट बनेंगे 41,300, 200 दो छोटे टारगेट, 150, 100 और 41,025 मीडियम टारगेट। इसके नीचे की संभावना कम, 40,850, 40,775 फाइनल टारगेट। जी जी। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारे लेवल्स। आज के लिए बैंक्स पर रखेंगे नज़र, आज कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। कल तो बढ़िया सहारा बैंक्स ने बाजार को दिया था। बैन लिस्ट सर कोई अपडेट नहीं है। पीएनबी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, दो स्टॉक थे बैन में, आज के लिए भी बने हुए हैं। अब थोड़ा डेटा की भी बात करें सर, लगातार कैश की थोड़ी खरीदारी कम हो रही है, बट कल भी 700 करोड़ की करीब कैश में खरीदारी थी। हालांकि फ्यूचर्स में फिर से हमने बिकवाली देखी है, स्टॉक फ्यूचर्स तो हल्की फुल्की बिकवाली थी। कैसे समझे सर इसे? नंबर्स ठीक ठाक है दीप, ऐसे कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए, कल भी एफआईज ने बेचा नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर इतना तो बेचेंगे ना, आप बिल्कुल ही नहीं बेचेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता ना। 1,000 करोड़ की बिकवाली कौन सी बड़ी बिकवाली है? जिस तरह के ग्लोबल मूड माहौल को देखते हुए स्टॉक फ्यूचर तो 50 करोड़ के बेचे हैं। लोकल फंड्स भी कोई बड़ी सप्लाई नहीं देख रहे हैं 700 करोड़ के आसपास का। तो मेरे ख्याल से डेटा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। निफ्टी का जहाँ तक सवाल है दीप, निफ्टी में सॉरी एफएनओ का जहाँ तक सवाल है, आपके लिए 18,000 पर अच्छा सपोर्ट है। आज आप अगर 50-60 पॉइंट घट जाए, चिंता मत कीजिए, आपको कमजोरी गिननी है 18,000 से। 17,999 से 1 पॉइंट, ठीक है ना। 17,950 हो गए तो 50 पॉइंट, नहीं कि 18,052 से गिनना है। आप ये बोलोगे यार ये तो गलत बात है, आप तेजी के वक्त तो ऐसे बोलते हो, मंदी के वक्त तो ऐसे बोलते हो, यहाँ से गिनना है, तेजी के वक्त नहीं। वो भी बोल देता हूँ, 18,100 से गिनना है तेजी। 18,000 से 18,100 और 50-50 पॉइंट और इधर उधर कर ले, मतलब ये बेसिकली है ना मिडफील्ड है आपका, इसमें कोई गोल नहीं होगा। 18,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे, 50 पॉइंट के नीचे की रिस्क है। 18,100 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे, 50 पॉइंट के ऊपर की अपसाइड है। सो बेसिकली ब्रॉडर छोटी रेंज 100-200, सॉरी 18,100, बड़ी रेंज 17,950, 18,150, ये रेंज रहेगी जिसके अंदर ट्रेड करना। तो डेटा कोई बहुत खास बने नहीं है और वीकली सीरीज की शुरुआत हुई है। अच्छा, बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, वो तो डेटा नॉट वर्थ डिस्कसिंग, हार्डली कुछ है, छोटे से डेटा क्या बताएं, जाने दीजिए। पोजीशंस बनेगी तो वहां से फिर मूव समझ में आएगी। फिलहाल बहुत ही छोटी रेंज आ रही है। कल तो क्लोजिंग में जैसा अनिल जी ने कहा था 50 पॉइंट की रेंज दिख रही थी और उसी रेंज में हमने देखा एक्सपायरी भी कल होते देखी। आज देखते हैं नई वीकली एक्सपायरी कैसा रहेगा एक्शन। आइए फिर आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बता दें, हमारी टीम से भी जुड़ेंगे। उससे पहले सर कोई नतीजे जो आपको अच्छे लगे? आपका रेन इंडस्ट्री शानदार परफॉर्मेंस सर। बिल्कुल दीप, और रेन इंडस्ट्रीज ने हर एक पैरामीटर पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी, और स्पेशली तब जबकि मेटल कंपनियों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, उसके सामने ये परफॉर्मेंस वाकई में दमदार है। आप देखिए, आय 45% साल दर साल बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा ईबिटा 34% बढ़कर 865 करोड़ का ईबिटा करने वाली, क्वार्टरली कम करने वाली कंपनी छोटी नहीं होती। मार्जिन 1% घटे हैं, कोई खास नहीं, 17 से 16%, जो बहुत अच्छे कहे जाएंगे आज के माहौल में। और 270 करोड़ से मुनाफा 60% बढ़कर 430 करोड़ के आसपास। हर एक पैरामीटर पर रेन इंडस्ट्रीज की बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। वैसे इस तरह की परफॉर्मेंस पे नॉर्मल डेज में या बुलिश डे में स्टॉक 8-10% चल जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। अब देखते हैं कितनी पोजीशंस बनी है क्या नहीं आजकल, बट इन एनी केस बहुत मजबूत नंबर से स्टॉक मजबूत भी रहेगा। 5-7% तो खुल ही सकता है ऊपर, हो सकता है
ऊपर खुलने के बाद काफ़ी लोगों ने लिया, हमने भी पिछले हफ्ते और इस हफ्ते रिकमेंड किया है। हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट ऊपर के लेवल पे आए, बट एक तो ठीक है, डे टू डे ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड 1-2 दिनों का, 2-4 दिनों का जो होता है वो अपनी जगह है, बट ये नंबर्स इस कंपनी की री रेटिंग करेंगे, ये बड़ी चीज़ है। अगर एक क्वार्टर और कंपनी ने इसी तरह की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई तो बहुत फंड्स का, बड़े इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस कंपनी में नज़र आ पाएगा आपको। तो मैं उस एंगल से फंडामेंटली देख रहा हूँ। बाकी डे टू डे प्राइस मूवमेंट तो आजकल कई सारे स्टॉक्स में आप देखते हैं ना, नंबर्स कैसे आते हैं, उसके बाद क्या होता है। यहाँ तो नंबर्स मतलब मजबूत नहीं, बहुत ही मजबूत है, सुपरलेटिव परफॉर्मेंस है। वोडाफोन हमेशा की तरह निराश करता हुआ, लॉस में कहीं कोई कमी आ नहीं रही है, मार्जिन्स घटे हैं, 7,600 करोड़ का नुकसान फिर से किया है, कब सुधरेगा पता नहीं। अमरा राजा नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, मतलब ये भी एक गजब के तोड़फोड़ नंबर है और सब दिखा है। क्या ये दूसरा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस हो सकता है जहाँ पर किसी को इंटरेस्ट ना हो, शॉर्ट हो, लोग अंडर परफॉर्म हो? दम है इसमें। तो आज देखते हैं अमरा राजा, अगर अमरा राजा आज कमाल ना दिखाए तो इसका मतलब ये समझ लेना कि इस स्टॉक में सबका इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि बढ़ने के लिए आज दोनों स्टॉक अमरा राजा और रेन इंडस्ट्री, इनसे बढ़िया रिजल्ट्स और इनसे बढ़िया समय इनके लिए हो नहीं सकता। बहुत दमदार परफॉर्मेंस है हर एक पैरामीटर पे। अब तक थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस इसलिए हो रही थी अमरा राजा की, लोगों को लग रहा था कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, इनकी बैटरी का क्या होगा भगवान जाने, ये पुरानी बैटरी वाले स्टॉक बेच दो, नई इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरियाँ अलग होगी, वो थोड़ा बैक ऑफ द माइंड, इस वजह से स्टॉक खराब है। लेकिन परफॉर्मेंस देखो भाई, अब बात तो यही है ना दीप, गाड़ियाँ तो कौन सी बिक रही है? अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल तो गिनती के बिक रहे हैं ना, बिक तो वही रही है जहाँ बैटरी इनकी लगती है। तो वो तो नंबर में दिख रहा है, जो ऑटो सेक्टर की रफ्तार से नंबर्स बहुत ही खतरनाक है। आगे पे भरोसा लोगों को है कि नहीं है, वो आज के प्राइस सेक्शन से पता चल जाएगा। अदानी एंटरप्राइजेस मजबूत नंबर हैं। हीरो मोटोकॉर्प नंबर उम्मीद के मुताबिक थोड़े से बेहतर हैं, थोड़ा स्टॉक हल्का फुल्का तेजी दिखा सकता है, 1 से 2% बढ़ सकता है इन नंबर्स के दम पर जी। वोडाफोन मुनाफा कब दिखाएगा अनिल जी? आपकी हमारी लाइफ टाइम है, और जब तक ये ना दिखाए तब तक हम डटे रहेंगे। सबसे लॉयल यूजर का जो अवार्ड है वो अनिल जी को ही जाएगा वोडाफोन आइडिया के लिए। आइए एक बार मैं जी पहले, हाँ मतलब 98200 वाली जो सीरीज शुरू हुई थी ना दीप, यस सर, याद है मुझे। यस मैं तब से सबसे पहली सीरीज थी ये वाली, सबसे पहले थी, बिल्कुल। आई थिंक सबसे पहली वाली थी। तब वो 100 वाली सीरीज होती थी, वो दिल्ली की 98100, मुंबई की 200 होती थी, केलकटा की 300 थी और चेन्नई की 400 थी। यस तो हम तो उस जमाने के, हमने किसी का साथ छोड़ा नहीं, वोडाफोन का क्या छोड़ेंगे, बिल्कुल। ये छोड़ जाए इतना लॉस कर करके तो अलग बात है। तो चलिए, वोडाफोन पर है पूरा फोकस और उसके लॉयल कस्टमर अनिल जी ने भी अपनी राय दे दी है। देखते हैं आज स्टॉक क्या करता है। नतीजे तो कुछ ज़्यादा खास नहीं थे। आइए इन नतीजों की थोड़ी और डिटेल्स लेते हैं, ट्रिगर्स जानते हैं, आईपीओ अपडेट्स हैं और खबरें भी हैं, साथ ही ब्रोकरेज एक्शन भी। कुशल, नुपुर, अरमान और आशीष हमारे साथ तैयार है। कुशल, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स। मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स में आज भी रिजल्ट हैवी डे रहने वाला है, कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है। निफ्टी में 3 कंपनियां सिप्ला, टाइटन और ब्रिटानिया ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करने वाले हैं। साथ ही एफएनओ स्पेस से 8 कंपनियां हैं, जिसमें कमेंस, स्कॉट्स, मैरिको, टीवीएस मोटर्स, आदित्य बिरला फैशन, सिटी यूनियन बैंक, इंटरग्लोब एविएशन समेत गेल इंडिया भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। कैश सेगमेंट से चुनिंदा नाम बता देता हूं, लंबी लिस्ट है। एक तो कैम्स का स्टॉक है जो अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे, साथ ही महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टरलाइट टेक जैसे स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है। कैप्री ग्लोबल, यहाँ पर नतीजों के साथ साथ राइट्स इशू पर भी कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। साथ ही जागरण प्रकाशन का भी नंबर्स के साथ साथ बायबैक पर विचार किया जाएगा। इनफैक्ट फार्मा मार्केटिंग प्रैक्टिसेस पर कमेटी की बैठक भी आज होने वाली है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर कंपनी पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक करेगी। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, इसका नाम बदलकर वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड हो जाएगा और गोयल एल्यूमिनियम ये कंपनी है जो एसएमई प्लेटफॉर्म पर थी पहले, अब ये मेन बोर्ड पर आ जाएगी और बी ग्रुप में इसकी इंक्लूजन होती हुई दिखेगी। साथ ही अक्टूबर महीने के यूएस में जो जॉब्स डेटा है ग्लोबल इवेंट के लिहाज से वो भी आपके सामने रखे जाएंगे। आईपीओ की डिटेल्स बता देता हूँ, किस तरह का अपडेट आता हुआ दिखा है, जिसमें फ्यूजन माइक्रो यहाँ पर डे 2 अपडेट में 29% बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन 31% रहा है और आज आईपीओ में सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन है। बीकाजी फूड्स डे 1 अपडेट 67% ये कुल भरा है 1.1 टाइम्स रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन और आज इसका दूसरा दिन है। और साथ ही ग्लोबल हेल्थ का भी आज दूसरा दिन है, डे 1 में 26% भरा है और रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन भी काफ़ी सुस्त रहा है, 12% ही ये बढ़ता हुआ दिखा है। ओके, तो ये है आपके लिए आईपीओ अपडेट्स और साथ ही ट्रिगर्स आज के लिए।
नतीजों की करते हैं शुरुआत नुपुर के साथ। नुपुर, मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प जो कंपनी के क्वार्टर 2 के परफॉर्मेंस है वो अनुमान से बेटर अगर हम आई की बात करें, क्योंकि जो रियलाइजेशंस थे वो काफ़ी बढ़िया रहे इस बार, लेकिन जो मार्जिन्स हैं वो वहाँ पे थोड़ा सा दबाव आते दिखा। 11.6 का एस्टिमेट था, करीबन 11.4% के आसपास आते दिखे, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इंडियन ऑटो इंडस्ट्री का जो आउटलुक है वो काफ़ी पॉजिटिव है। अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो एडजस्टेड नंबर्स फॉरेन एक्सचेंज को देखें तो काफ़ी बढ़िया आते दिखे। टॉप लाइन, बॉटम लाइन और मार्जिन अनुमान से बेटर आते दिखे, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी कमज़ोर नतीजे थे कंपनी के। कंपनी की जो आय है हालांकि वो अनुमान से थोड़ी सी बेटर आती दिखी, लेकिन जो कामकाजी मुनाफा था वो 5% से कम होकर इस बार आता दिखा। मार्जिन्स में काफ़ी डिक्लाइन था, 41% का अनुमान था और 38 के आसपास आते दिखे। इनफैक्ट जो आरपूज है वो भी फिलहाल 131 के आसपास के। रेन इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो क्वार्टर 2 परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही। कंपनी की जो आय है वो करीबन 45% से जंप होकर इस बार आती दिखी। कामकाजी मुनाफा भी देखें तो 34% से इस बार ऊपर है। मार्जिन्स भी 16% पे मेंटेन किए, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है रेन इंडस्ट्रीज़ की। हमारा राजा बैटरीज़ के भी जो नतीजे आए क्वार्टर 2 के वो काफ़ी बेटर आते दिखे अनुमान से, और अंडर परफॉर्मेंस भी है स्टॉक की। रेवेन्यूज़ देखें तो 19% से ऊपर है इस बार। कामकाजी मुनाफा देखें तो 34% से ऊपर है। मार्जिन्स इनफैक्ट पिछले साल से इम्प्रूव होते दिखे, 100 बेसिस पॉइंट से 13% के आसपास आते दिखे। कैश में देखें तो जिंदाल स्टेनलेस हिसार की बात करें तो काफ़ी कमज़ोर नतीजे। हालांकि जो आय है वो करीबन 5% से बढ़कर आई है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 43% से इस बार डाउन है और मार्जिन्स आधे होते नजर आए, 15% से 8% रह गए। ओरिएंट इलेक्ट्रिक के भी नतीजे काफ़ी कमज़ोर है। जो आय है वो 14% से कम होती दिखी। कामकाजी मुनाफा 80% इस बार गिर कर आया और मार्जिन्स 10% से कम होकर 2% के आसपास रह गए। एसकेएफ इंडिया के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो रेवेन्यूज़ है वो 12% से इस बार ऊपर है। मार्जिन्स इंप्रूव होते दिखे, 300 बेसिस पॉइंट से 17 से बढ़कर 20% के आसपास आते दिखे। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे। अरमान, बताएं आपके पास कौन से नतीजे हैं? जी, वेल्सपन कॉर्प के नतीजे हैं। वेल्सपन कॉर्प के नतीजे में अगर आप देखेंगे नतीजे कमज़ोर दिख रहे हैं। यहाँ पर आय में तो लगभग 27% का आपको उछाल दिखेगा, पर अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करें तो पहले जो कामकाजी इनको मुनाफा था 120 करोड़ के आसपास का, इस बार कामकाजी घाटा आया है 131 करोड़ के आसपास का। जेके लक्ष्मी सीमेंट नतीजे आपको मिक्स्ड दिख रहे हैं। आय तो हालांकि 16.5% बढ़ी है और मार्जिन्स में प्रेशर देखा गया है, जो कि सीमेंट कंपनियों में हो ही रहा है। 14.5% से घटकर 10.6% के आसपास आते हुए दिखे हैं। मैंगलोर केमिकल नतीजे कमज़ोर दिख रहे हैं। आय तो हालांकि लगभग 61% घटी है और इनको भी कामकाजी तौर पर घाटा हुआ है। जो पहले कामकाजी मुनाफा था 65 करोड़ का, इस बार घाटा आया है लगभग 19 करोड़ का। सियाराम सिल्क मिल्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। मार्जिन्स भी थोड़े से बढ़कर आए हैं। आय लगभग 33% बढ़कर आई है और मार्जिन्स भी 18% से बढ़कर 19% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी लगभग 51% का आपको उछाल देखा गया है। इथॉस लिमिटेड अगर देखेंगे नतीजे काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 33% बढ़ के आई है और मार्जिन्स देखेंगे तो 10% से उछलकर 15% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफा भी 3 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। अजंता फार्मा यहाँ पर नतीजे आपको कमज़ोर दिख रहे हैं। आय लगभग 6% बढ़ी है, पर मार्जिन्स में आपको बड़ा कट देखा गया है। 30% के आसपास जो मार्जिन्स थे वो घट के इस बार 21% के आसपास हो गए हैं। उसी के साथ साथ अगर मुनाफा देखेंगे, मुनाफे में भी 20% की आपको कट होती है और कंपनी ने जो इंटरिम डिविडेंड है 7 रुपये का वो भी ऐलान किया है। ब्लू स्टार नतीजे आपको अच्छे दिख रहे हैं, हालांकि जो मार्जिन्स है वो थोड़े से घट कर आए हैं। आय अगर आप देखेंगे 27% बढ़कर आई है, मार्जिन्स 5.7% से घटकर 5.4% पर। और अंत में प्रताप स्नैक्स की बात करेंगे तो नतीजे आपको कमज़ोर दिख रहे हैं। आय तो हालांकि बड़ी है लगभग 23% की, पर मार्जिन्स में आपको कट देखा गया है 6.5% से घटकर 4.8% पर और मुनाफा तो लगभग 14.6 करोड़ के आसपास से घटकर 4 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे। और कुशल, खबरें भी आपके पास, बताएं। बिल्कुल, तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है सुवेन फार्मा को लेकर, जहां पर ब्लैकस्टोन और एडवेंट ये प्रमोटर से बात कर रहे हैं कंपनी के कि यहां पर ये हिस्सेदारी उनकी खरीद सकते हैं। इनफैक्ट दोनों ही कंपनियां बिडिंग के फाइनल राउंड में हैं। प्रमोटर वेंकटेश वर्लू जस्ती की कंपनी में 60% हिस्सेदारी है और ऐसा पता लग रहा है कि ये करीबन आधी हिस्सेदारी इसमें बेच सकते हैं। ई क्लर्क सर्विसेज 10 नवंबर को नतीजों के साथ साथ यहाँ पर बाईबैक पर भी विचार किया जाएगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट
अपडेट है, साथ ही पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन, इस पर नज़र रखिए। यहाँ पर भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि थाईलैंड की इंडोरामा वेंचर्स ये पॉलीप्लेक्स को खरीदने की दौड़ में आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखिए जो वैल्यूएशन लगा रहे हैं 5,435 करोड़ की वैल्यूएशन की मांग ही है और लगभग 8,000 माफ़ कीजिएगा $1 बिलियन की यहाँ पर वैल्यूएशन लगाई जा रही है। प्राइस के हिसाब से 2,545 रुपये प्रति शेयर ये प्राइस कन्वर्ट हो रहा है। इनफैक्ट कंपनी को खरीदने में बेन कैपिटल और साथ ही सीवीसी इन्होंने भी रुचि दिखाई है। टिप्स इंडस्ट्रीज 9 नवंबर को बायबैक पर कंपनी की बोर्ड बैठक भी होने वाली है। साथ ही कोचिन शिपयार्ड पर नजर रखिए, कंपनी को यूरोपियन क्लाइंट से 1,000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर 2 कमीशनिंग सर्विस ऑपरेशन वेसल के निर्माण के लिए ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और अगले 35 महीनों में इस ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। और अंत में परसिस्टेंट सिस्टम्स, यहाँ पर परसिस्टेंट कंपनी ने सॉफ्टवेयर एजी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है कनेक्टेड एंटरप्राइज के लिए नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस। ये दोनों कंपनियां अब एज ए स्ट्रेटेजी निकालेंगी। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों नतीजे जहां पर और साथ ही खबरें जहां पर आपको करना है फोकस। 2 डील्स की खबरें आ रही हैं, इस पर भी आपके लिए कुछ डिटेल्स लेकर आएंगे। आइए ब्रोकरेजेस की कहां पर नजर, ये भी जान ली जाए एक बार एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो नतीजों पर बड़ी रिपोर्ट्स क्या है वो बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। दिग्गज नतीजों के साथ शुरुआत करते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड, यहाँ पर एचएसबीसी की तरफ से रिपोर्ट है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा और लक्ष्य भी देखिए 2,850 से बढ़ाकर 2,930 कर दिया। 2,490 के करीब की क्लोजिंग है। वहीं नोमेरा खरीदारी किराए दे रहे 2,850 रुपये के लक्ष्य, लेकिन सबसे ज़्यादा बुलिश है मैक्वारी, इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 3,060 रुपये की लक्ष्य। हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर भी आप देखिए नतीजों का असर देखने को मिलेगा। सीएलएसए की तरफ से आ गया डाउनग्रेड, पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया करते थे, अब रिड्यूस की रेटिंग दे रहे। लक्ष्य भी देखें तो 2,962 से घटाकर 2,667 कर दिया है। 2,646 की क्लोजिंग है। वहीं जेफरीज खरीदारी किराए को बरकरार रखे 3,000 रुपये के लक्ष्य के लिए। और मॉर्गन स्टैनली तो लंबे समय से बेरिश है, अभी भी अंडरबिट की रेटिंग को बरकरार रखें 2,281 रुपये के लक्ष्य के लिए। एचपीसीएल कल बाजार के दौरान नतीजे आए थे, सीएलएसए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें, लक्ष्य 270 से घटाकर 235। जेफरीज काफी ज्यादा बेरिश है, अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें, लक्ष्य 210 से घटाकर 190 कर दिया है, 211 की क्लोजिंग है। एसआरएफ कल यहाँ पर भी नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिला था। जेफरीज होल्ड की राय दे रहे हैं, 2,554 की क्लोजिंग है, 2,290 रुपये का लक्ष्य दे रहे। मान रहे कि नतीजे जो है उनके अनुमान से कमजोर देखने को मिले थे, मार्जिन थोड़े से घटे और साथ में अगर आप देखें तो डिमांड वीकनेस के संकेत हैं वो इस बार नतीजों पर आते हुए दिखे हैं, तो एसआरएफ यहाँ पर नजर रहेगी। लेकिन मॉर्गन स्टैनली अभी भी अपने व्यू पर कायम है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें 3,571 रुपये के लक्ष्य के लिए। और अंत में बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है अभी फिलहाल के लिए बड़े रिजल्ट्स में। वोडाफोन आइडिया, आप देखिए गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आई है, बिकवाली के राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य में देखिए बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। पहले 2 रुपये 60 पैसे का लक्ष्य था, अब 2.5 रुपये का कर दिया है, 8.5 रुपये की क्लोजिंग है। अनिल जी 10 पैसे पूरा टारगेट काटा है सर। देखो, हम सबको इनका शुक्रगुजार होना चाहिए गोल्डमैन का, और विशेष करके वोडाफोन आइडिया को कि रिपोर्ट आ तो रही है। एक चीज़ पता करनी चाहिए दीप, हमें कोई तो ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि सबसे कम प्राइस वाले स्टॉक का, मतलब जिस पे बड़े एफआई ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई हो, ऐसा कोई तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। एक ज़माने में मेरे ख्याल से सुजलोन का हुआ करता था, लेकिन 2-2.5 रुपये तक के टारगेट की रिपोर्ट आई हो ऐसा मुझे नहीं। देखो, जीरो वाली नहीं चाहिए, जो कंपनी बंद हो जाए जीरो वो वाली नहीं, कम टारगेट वाले। अच्छा, अगर डॉलर में कन्वर्ट करें इसको 2.5 रुपये तो कितना हो जाएगा दीप? हार्डली मतलब 30 सेंट, 0.03। हाँ 3 सेंट, 3 या 4 सेंट अनिल जी। ओह 3-4 सेंट, ये तो मेरे ख्याल से ऐसा तो कुछ मतलब रिकॉर्ड तो होना चाहिए। चलिए, आशीष की सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि आशीष के लिए कुछ तो काम है। सर बहुत काम है मेरे पास। काम तो बहुत है आशीष के पास। चलिए, बढ़िया है। तो जैसा अनिल ने कहा, जब तक जीरो की रिपोर्ट और कोई रिपोर्ट से हो गई सर, और भी रिपोर्ट्स है। बैंक ऑफ इंडिया पर बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। पहले अंडरवेट की राय थी सर, अब ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हो। लक्ष्य में भी देखिए कितनी बड़ी बढ़ोतरी की, 53 से बढ़ाकर सीधे 95 कर दिया है, 64 की क्लोजिंग है। और मान रहे कि इनका जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इनके अनुमान से 60% ज्यादा है,
तो बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर भी आज तेजी देखने को मिल सकती है। दिव्यानी इंटरनेशनल CLSE की तरफ से आ गया अपग्रेड, पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग थी, अब सीधे तौर पर खरीदारी की राय देने, 183 की क्लोजिंग है, 230 रुपए का लक्ष्य है। बजाज ऑटो यहाँ पर CLSE की तरफ से अपग्रेड है, पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग थी, अब खरीदारी की राय है और लक्ष्य भी देखें तो बड़ा है, 4343 से बढ़ाकर 4454 कर दिया है, 3774 की क्लोजिंग है। सोना BLW प्रिसीशन यहाँ पर भी देखिए सिटी की तरफ से इंटरेस्टिंग कवरेज की शुरुआत की गई है, खरीदारी की राय के साथ 560 रुपए के टारगेट्स के लिए 466 की क्लोजिंग। और मान रहे कि EV स्पेस में जिस प्रकार से ग्रोथ आ रही है इस कंपनी को सीधा फायदा होगा। वोल्टास पर देखें तो क्रेडिट स्विस अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 925 से घटाकर 800 कर दिया, 861 की क्लोजिंग है। और अंत में डालमिया भारत, यहाँ पर CLSE आप देखें आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए और लक्ष्य जो है इन्होंने 1730 से बढ़ाकर 1810 कर दिया। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स आपके लिए जिन पर रहेगा आज पूरा का पूरा एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ तैयार है। कुणाल जी, राकेश जी और बाकी सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार सबके दर्शन कर लीजिए आप और उसके बाद में पिक ऑफ द डे से शुरुआत करता हूँ। सुमित जी तैयार हैं, हिमांशु जी भी पिंक पिंक नज़र आ रहे हैं, लाल लाल दिख रहे हैं सचिन जी और सिद्धार्थ जी और मुदित जी डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन में हैं, रंग बिरंगे सब हैं, ये बात पक्की है। कुणाल जी और राकेश जी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। तो आइए बिगुल पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, शुरुआत करें। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। देखिए अनिल जी, कलर मेरा और कुणाल जी का बेशक अलग अलग है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट जो पिक है अनिल जी, पिक ऑफ द डे एक ही है, पिक ऑफ द डे में डायरेक्शन एक ही है। तो कुणाल जी स्टार्ट करेंगे अनिल जी, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है ऐड करने के लिए, लेवल्स के बाद ऐड करूंगा। तो ओवर टू यू कुणाल जी। अच्छा, नहीं एक मिनट, कुणाल जी शुरू करें उसके पहले मेरे को एक सवाल पूछना कुणाल जी से। कुणाल जी, ये मतलब मैंने बोल दिया दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे, तो आप लोगों ने पिक ऑफ द डे सेम कर दिया इतना जल्दी, मतलब? अनिल जी देखिए, हमारी योजना तो कल शाम से ही बन गई थी अनिल जी कि आज जॉइंट पिक देंगे। तो अनिल जी इसमें बिल्कुल आप अपने ऊपर तनाव न लें, इसमें आपका कोई दोष नहीं है अनिल जी। नहीं, मैं तो ऐसे भी देखो, जितने जिम्मेदारी वाला काम मैं कर रहा हूँ इतने मेरे कंधों पे बड़ी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब से मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे तनाव देना ही देना है, लेना बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं सुबह से यही कोशिश करता हूँ कि आपको, बंसल जी को, बाकी सारे पैनलिस्ट को किस तरह से ज़्यादा तनाव दे पाऊँ। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं बिल्कुल भी नहीं दे रहा अनिल जी, बिल्कुल भी नहीं ले रहा, अनिल जी पूरी तरह से देने की कोशिश कर रहा हूँ। जी कुणाल जी। जी अनिल जी मेरा विश्वास कीजिए, अनिल जी मेरा विश्वास कीजिए, आप अपना काम बखूबी कर रहे हैं अनिल जी। अव्वल आ रहे हैं अनिल जी तनाव देने में। मौके पर खुश हुआ, बहुत बढ़िया। बताएं सर, अब पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए, पिक ऑफ द डे दूं उससे पहले अनिल जी एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा और उस पर आपकी भी राय मुझे चाहिए अनिल जी, आपका व्यू चाहिए। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है अनिल जी कि ये जो अभी बाजार के स्तर हैं इस पर किसी का विश्वास नहीं है अनिल जी। जितने भी लोगों से मेरी चर्चा होती है सब इसी पशुपेश में है कि बाजार गिर क्यों नहीं रहा है। सबका सवाल यही होता है कि बाजार गिर क्यों नहीं रहा है, जब दुनिया के बाजार गिर रहे हैं तो हमारा बाजार क्यों तेज है। तो अनिल जी मेरा यह अनुभव रहा है कि जब जब लोगों ने बाजार की तेजी पर अविश्वास किया है वो तेजी बहुत लंबी चली है। तो अनिल जी एक पर्सनल फीलिंग है मेरी कि बाजार में आपको एक तेजी देखने को मिलेगी। तो अनिल जी इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, लेकिन अब आप कहें तो मैं पिक बता दूं। मेरी और राकेश जी की जॉइंट पिक भी इसी से जुड़ी है। पिक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि हमें लगता है बाजार में बनेगी तेजी और उसका सूत्रधार होगा रिलायंस। तो रिलायंस पर हमारी खरीदारी की राय है। बड़ा जबरदस्त चार्ट है अनिल जी, अगर आप टिप्पणी पर कुछ कहना चाहें तो पहले ओवर टू अनिल जी कर दूं। जी ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि ये बात बिल्कुल आपका ऑब्जर्वेशन सही है, सालों का जो आपका अनुभव इतने बरसों का, कि जब जब भी इस तरह की धारणा रहती है क्यों बढ़ रहा है, गलत है सही है, तब तक बाजार ओबलाइज करता नहीं, बढ़ता रहता है। जिस दिन सब लोग और कॉन्फिडेंट होकर आ जाएं कि क्या लूँ, उस समय डर लगता है। सो आपका ऑब्जर्वेशन एकदम सही है। दूसरी बात, जो आपने सवाल मुझे पूछा वो गलत किया आपने। आप सवाल मुझे पूछेंगे और मैं तो यही बोलूँगा तेजी है, अच्छा मूड है, खरीदना चाहिए, डरने की कोई खास ज़रूरत नहीं, ये सारी चीज़ें मैं बोलूँगा। मेरे जैसे लोगों से आप राय लोगे
तो वो आपके ओपिनियन वैसे बनने लगे कि सब तेजी बोल रहे हैं। तो जिन लोगों से आप बात कर रहे हो और जो लोग आपको बार बार वो क्वेश्चन मार्क लगा लगाएगा, उन्हीं से करते रहे। साथ ही अगली बार मुझे ये भी बताएं, जब उनकी तरफ से इस तरह का इंडिकेशन आने लग जाए कि क्या लूं क्या लूं क्या लूं, तब बताइएगा, तब हम सावधान भी हो जाएंगे। सो आपका काम एकदम परफेक्ट है, जो कर रहे हैं वो सही है, जिनसे बात कर रहे हैं उनसे ये, मेरे से मत लेना, नहीं तो आपका मूड बदलना जाए बस। ओवर टू बंसल जी। बिल्कुल ठीक है अनिल जी, 100% एग्रीड। तो देखिए अनिल जी रिलायंस के बारे में तो कुणाल जी ने बताया। अनिल जी रिलायंस के लेवल्स दो, उससे पहले अनिल जी लेटेस्ट अपडेट है अनिल जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज अब बड़े अनिल जी हॉट सेक्टर में एंट्री कर रहा है, और जिस सेक्टर का सेवन हम आप सब करते हैं दैट इज सैलून बिजनेस। अनिल जी 20,000 करोड़ की मार्केट है और 49% स्टेक लेने की बात कर रहा है। नेचुरल सैलून एंड स्पा अनिल जी 700 आउटलेट्स है इसके चेन्नई में, और टेक्निकली अनिल जी री रेटिंग का कैंडिडेट है। पिक ऑफ द वीक भी मेरा रहा है, 2595 के टारगेट दिए थे वो अचीव हुआ है, अब दोबारा से ऊपर जाने को तैयार है। 2520 2520 का स्टॉप लॉस है, 2600 रुपए का टारगेट है। ज्वाइंट पिक ऑफ द डे अनिल जी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। और जैसा अनिल जी अभी आपने बोला कि आपके कंधों पे जिम्मेवारी है, तो अनिल जी जिम्मेवारी मेरे और कुणाल जी के कंधों पे भी काफी है। आप अनिल जी उदयपुर पे बैठे हुए हैं, लोग अनिल जी हमें परेशान कर रहे हैं कि उदयपुर में नहीं है, उनके उदयपुर का रूम का बैकग्राउंड अलग है, सोफा अलग है। अनिल जी मैं और कुणाल जी समझा के थक गए हैं कि भैया एक ही कमरा थोड़ी ना हवेली के अंदर, और भी कमरे होंगे। तो अनिल जी एक बार आप वेरीफाई कर दीजिए, कल आपसे कुणाल जी ने पूछा भी होगा। अनिल जी दुखी कर रखा है अनिल जी, एक कमरा थोड़ी ना होता है अनिल जी। देखिए अनिल जी बॉम्बे में तो लिमिटेशन है 2 BHK 3 BHK 4 BHK बड़े हाई एंड वालों के लिए है। उदयपुर चित्तौड़ में तो अनिल जी हवेलियां है, समझाइए प्लीज। अरे बंसल जी, मैं तो होटल के कमरे में से शो कर रहा हूँ, कोई हवेली में नहीं हूँ। हाँ, यहाँ की होटल सारी हवेली जैसी दिखती है, ये अलग बात है। जी कुणाल जी। अनिल जी बंसल जी तो होम टूर की मांग करने वाले थे, वो तो अनिल जी मैंने कहा कि संयम रखिए, पहले सवाल कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। आइए बढ़ते आगे, कुछ और पिक्स लिए जाए। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी जो पिक ऑफ द डे स्टॉक है वो है पीडीलाइट। पीडीलाइट के अंदर एक मोमेंटम बन रहा है, पीडीलाइट यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। 2640 के आसपास इसके अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट बन रहा है वो 2590 के पास बन रहा है, तो 2590 का इसके अंदर स्टॉप लॉस होगा। और पीडीलाइट में जो ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, इसका 2700 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 2700 का लेवल टूटने के बाद 2720 रुपए तक का दूसरा टारगेट बनेगा। तो पीडीलाइट में खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें 2590 के स्टॉप लॉस से 2700 से 2720 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। होम टूर की जो बंसल जी मांग कर रहे हैं, होम टूर से मुझे याद आया, अभी एक वीडियो वायरल भी हुआ है विराट कोहली साहब के रूम टूर का। बंसल जी याद है ना? जिसने बनाया उसको नौकरी से निकाल दिया गया था, वो होटल वाले को। आइए हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे है। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीप, सभी को गुड मॉर्निंग। अनिल जी कैश सेगमेंट का स्टॉक RVNL है मेरी तरफ से आज पिक ऑफ द डे। एक काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर कल के सेशन में देखने को मिला है। मुझे लगता है यहाँ पर आज भी तेजी कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। तो 42.65 का क्लोज है। 46 और 48 रुपए के दो टारगेट्स के लिए RVNL में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी, और 41 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर या फिर आज के लिए स्टॉप लॉस लगाकर चलें। RVNL मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे। RVNL ये है वो स्टॉक जहां पर पिक ऑफ द डे के तौर पर खरीदारी करने की राय आपके लिए। आइए सचिन जी से भी जाना जाए उनकी पसंद का शेयर। सचिन जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर रिलायंस पे ही खरीदारी करने की सलाह है। इनफैक्ट जिस तरीके से इसका डेली स्ट्रक्चर है, लगातार यहाँ पर इनसाइड बार फॉर्मेशन है, एक अच्छा शॉर्ट टर्म स्क्वीज नजर आया है डेली चार्ट पे, एंड एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन स्टेजेस में है जहाँ पर एक ब्रेकआउट की उम्मीद होगी। तो जिस तरीके से इसका डेली चार्ट पे ADX प्लेस्ड है, उसने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट रजिस्टर किया है ऑन द हायर साइड 25 लेवल के ऊपर। तो मुझे लग रहा है ये संकेत अच्छे मोमेंटम के होते हैं। तो जनरली मुझे लग रहा है जो कल के सत्र में जो मोमेंटम मिला है वो कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। सो खरीदारी करनी है रिलायंस में 2605 के लक्ष्य के लिए 2538 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके मुदित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप।
देखिए, पिक ऑफ द डे में हमने चुना है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कल के सेशन में जिस तरह का कैंडल फॉर्म हुआ है, लास्ट 5 दिनों के बाद जो कंसोलिडेशन था वो ब्रेकआउट कल आया। साथ ही साथ जो 5 दिनों की कैंडल थी, उन 5 दिनों के बाद कल बहुत बढ़िया कैंडल बनती हुई नजर आई है। ईयरली हाई पर ये काउंटर क्लोज होता हुआ नजर आया है। तो चार्ट्स यहाँ से इंडिकेट करते हैं तेजी बनाएगा। आज के लिए 595 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करके चल सकते हैं। पोजिशनल टारगेट 610 के भी एसबीआई में निकल कर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 575 का। हाँ, तो 2 टारगेट लगाए, 595 और 610 2 लगाए, नहीं तो क्या ऐसा लगेगा 550 रुपये 10 रुपये का स्टॉप लॉस, 10 रुपये का टारगेट तो लोगों को लगेगा छोटा दिया है। तो मोदी जी के टारगेट तो बड़े होते हैं, आते भी हैं, सबूत के तौर पर आईटीसी सामने है आपके। तो 595 और 610 2 टारगेट लगा लीजिए आप ऊपर की तरफ। आइए, सिद्धार्थ जी भी हैं तैयार हमारे साथ। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, आपकी पसंद का शेयर कौन सा है आज? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, सभी को। आज की जो पसंद का शेयर है वो है यूपीएल। यूपीएल जो वर्ल्ड की टॉप 5 एग्रोकेमिकल की कंपनी, नतीजे अच्छे रहे। Q2 के आई 18%, प्रॉफिटेबिलिटी 27% से ग्रो हो रहे हैं, मार्जिन 1.25% से बढ़े हैं, डबल डिजिट ग्रोथ आने की उम्मीद है ऑल रीजन से। और मैनेजमेंट एक गाइडेंस दे चुकी थी और वो गाइडेंस पे अभी भी बरकरार है, वो है कि इस साल में 12 से 15% में मुनाफों में ग्रोथ रहेगा और आय में 15 से 18%। तो मैनेजमेंट की गाइडेंस भी बरकरार है। तो ये है मेरा पिक ऑफ द डे अनिल जी। इसी के साथ एक इच्छा जाग उठी है अनिल जी कि जब इतनी हवेली की और उदयपुर की सब बातें हो रही है, तो उदयपुर तो सिटी ऑफ लेक्स है अनिल जी, कुछ हमारा भी कुछ एक साथ में एक शो करवा दीजिए उदयपुर में, सब साथ में मिलकर करते हैं, हम दीप और सारे पैनलिस्ट आप। पहले एक बार आपके जो लिस्ट लंबी थोड़ी, पहले एक बार हम जर्मनी हो आए तब करेंगे बिल्कुल। लोग पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं अपने। सिद्धार्थ जी को मैंने अभी भी कुल्हाड़ी पे डांस करते हुए देखा है। चलिए आइए करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।